उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। सिंघिया ने उसमें ऐसा वशीकरण भरा था कि जो भी उसे लगाए वो उसकी इच्छा के आगे झुक जाए। अरावली की काली पड़ती पहाड़ियों के बीच एक किला आज भी खड़ा है। दिन में वो सिर्फ पत्थर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उसकी दीवारें बदलने लगती हैं। हवा भारी हो जाती है। पक्षी अचानक चुप हो जाते हैं और एक अजीब सी घुटन सीने में उतरती चली जाती है। ये भानगर है। एक समय का समृद्ध नगर, जहां सुबह मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं और शाम को बाजार दीपों की रोशनी से चमक उठते थे। राजमहल ऊंचा, भव्य और गर्व से आसमान को छूता हुआ, और उस महल की सबसे अनमोल धरोहर राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है जब वो महल की बालकनी पर आती तो नीचे खड़े लोग सांस रोक लेते थे। उनकी सुंदरता में सिर्फ आकर्षण नहीं था, एक तेज था, एक ऐसा प्रभाव जो देखने वाले को बांध ले। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां प्रकाश सबसे तेज होता है वहीं सबसे गहरी छाया जन्म लेती है। राज्य की सीमा से दूर, घने जंगलों और शमशान की राख के बीच रहता था एक तांत्रिक, सिंघिया। उसका नाम लेते ही लोग फुसफुसाने लगते थे। कहा जाता था वो रात के सन्नाटे में चिताओं के पास बैठकर साधना करता था। जलती लकड़ियों के बीच राख से लिपटा वो ऐसे मंत्र पढ़ता था जिनकी ध्वनि सुनकर हवा तक रुक जाती थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें आग जलती हो। एक दिन वो राजमहल के पास आया और उसी दिन उसने रत्नावती को देखा। बस एक नजर, और उसी पल उसके भीतर प्रेम नहीं, एक पागलपन जाग उठा। वह जानता था एक तांत्रिक के लिए राजमहल के द्वार कभी नहीं खुलेंगे, लेकिन इच्छा जब जुनून बन जाए तो इंसान नियम नहीं मानता। उसने ठान लिया, रत्नावती उसकी होंगी, चाहे जैसे भी। एक शाम राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार गईं। बाजार में रंग, खुशबू और संगीत था। इत्र की दुकानों पर भीड़ लगी थी। उसी भीड़ में एक साधारण व्यापारी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी, लेकिन वो शीशी साधारण नहीं थी। सिंघिया ने उसमें ऐसा वशीकरण भरा था कि जो भी उसे लगाए वो उसकी इच्छा के आगे झुक जाए। वह शीशी राजकुमारी तक पहुंची। रत्नावती ने उसे हाथ में लिया। उनकी उंगलियां ठिठकीं। कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखें स्थिर हो गईं, जैसे उन्हें हवा में कोई बदलाव महसूस हुआ हो। सखियां मुस्कुरा रही थीं, लेकिन रत्नावती के चेहरे पर हल्की गंभीरता उतर आई। उन्होंने शीशी को देखा। फिर अचानक वो शीशी उन्होंने पास पड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी। कांच टूटने की आवाज बाजार में गूंज उठी और उसी क्षण हवा बदल गई। सन्नाटा एक अजीब सी कंपकंपी धरती में दौड़ी। वो पत्थर जिस पर शीशी टूटी थी धीरे धीरे कांपने लगा। लोग पीछे हटने लगे। पत्थर हिला, फिर वो लुढ़कने लगा, धीरे फिर तेज, सीधे सिंघिया की ओर। उसकी आंखों में पहली बार डर आया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन पत्थर मानो जीवित था। वो उसे पहचान चुका था। कुछ ही पलों में एक भयानक आवाज हुई और पत्थर ने उसे कुचल दिया। धूल उड़ गई। भीड़ भाग खड़ी हुई।
लेकिन मरते हुए सिंघिया की सांस अभी बाकी थी। उसने अपनी टूटी हुई देह को खींचकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसने कहा, रत्नावती, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो यह नगर भी किसी का नहीं रहेगा। भानगढ़ उजड़ेगा और यहां की आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। उसकी आखिरी सांस हवा में घुल गई और उसी क्षण दूर कहीं बिजली कड़की। उस रात महल की दीवारों में अजीब सी दरारें उभरी। कुछ महीनों बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन युद्ध आ गया। तलवारें टकराईं, घोड़े चीखे, आग ने महलों को घेर लिया। धुआं आसमान तक उठ गया। लोग भागे, बच्चों की चीखें, औरतों का विलाप और सैनिकों की गर्जना। रत्नावती ने भी युद्ध भूमि में कदम रखा, लेकिन किस्मत का फैसला हो चुका था। राज्य गिर गया, महल जल गया और भानगढ़ खंडहर बन गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, लेकिन लोग कहते हैं श्राप वहीं रह गया। आज भी सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में कदम रखते ही अजीब सी बेचैनी होती है। कहानी सच है या कल्पना, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात आज भी सच है। सूरज ढलते ही भानगढ़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अंधेरे में वही सन्नाटा लौट आता है, जहां शायद एक तांत्रिक की आखिरी सांस अब भी भटक रही है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। कुछ कहते हैं महल की खिड़की में एक परछाई खड़ी दिखी, और जब हवा तेज चलती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, भानगढ़ मेरा है।